नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत संघीय व स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, यानी कि जिला स्तर से लेकर राज्य व राष्ट्र स्तर तक हमारे न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ बिना किसी कार्यपालिका विधायिका के हस्तक्षेप के वह कार्य करता है और दुनिया के बहुत ही अच्छे न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक हमारी न्यायिक व्यवस्था है। तो आज दोस्तों उसी के जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी, उसी के सबसे ऊंचे पार्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें बताया गया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सब हमारे संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 टू 147। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू होती हुई आई है भारत की। तो दोस्तों 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। आज़ादी से पहले पहला मुख्य न्यायाधीश जो था दोस्तों भारत का, वह थे सर एलिजा इम्पे, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। यानी शुरुआत जो है 1773 में हुई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि आज़ादी से पहले की बात है। तब कलकत्ता के में पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था और इसमें एक मुख्य व 2 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की। दोस्तों जो आज हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह हमारे भारत शासन अधिनियम में जो संघीय न्यायालय थे उसी का प्रतिरूप है। तो दोस्तों 1935 में भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय के प्रावधान किए गए। 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें जो हमारे दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर मॉरिसन ग्वेयर। इसी संघीय न्यायालय को 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने बात की 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। तब हमारा जो है पहला न्यायालय बना था सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की, जिसमें कि संघीय न्यायालय के प्रावधान दिए गए। और दोस्तों ये संघीय न्यायालय के जो प्रावधान हैं यही लगभग हमारा जो अभी न्याय पद्धति हमारी उसका प्रतिरूप है। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है हमारा वह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 कैसे याद रखेंगे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी क्या है? गणतंत्र दिवस। हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और उसके 2 दिन बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। तो इससे हमें याद करने में आसानी रहेगी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना आज़ादी के बाद कब हुई? 28 जनवरी 1950। और ये किसका प्रतिरूप है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो संघीय न्यायालय हैं उसी का प्रतिरूप है ये। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है H.J. कानिया जी थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई आज़ादी के बाद? तो वह है 28 जनवरी 1950, यानी जो 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद, हमारे गणतंत्र होने के 2 दिन बाद। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं H.J. कानिया जी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें इन्हें। पहले आ भी चुके हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन और अभी भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं वह 2 बार रिपीट जरूर होते हैं, तो आप जरूर इनका ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में दोस्तों आर्टिकल 124 में बताया गया है
अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता द्वारा करता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था चली आ रही है, तो इसमें दोस्तों किसी का भी जो है हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम जो बना हुआ है, यानी 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनकी सलाह पर यह बनता है न्यायाधीश, तो उसमें केवल राष्ट्रपति मोहर लगाता है। बाकी कॉलेजियम की जो प्रणाली है उसी से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति हमारा, तो राष्ट्रपति केवल एक मोहर उस पर लगाते हैं। बाकी कॉलेजियम पद्धति के द्वारा हमारे जो न्यायाधीश हैं उनका गठन होता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 के अनुसार सरकार ने एनजेएसी लेकर आया, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसके अनुसार 5 सदस्यीय समिति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। वर्तमान में कौन सी चल रही है दोस्तों? कॉलेजियम पद्धति। लेकिन क्या था कि जो 99वां संविधान संशोधन था, जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी हमारी 2014 में, तो एक एनजेएसी लेके आए, वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक नया तरीका वो लेकर आए, जिसमें कि 5 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें कि एक हमारे कानून मंत्री भी होंगे, 2 प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सदस्य भी होंगे या संसद के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि ये स्वतंत्रता जो है न्यायालय की उसके विपरीत है। इसमें 2 सदस्य बाहर के भी लिए गए थे, एक कानून मंत्री को भी लिया गया था, प्रधानमंत्री की जो बनाई हुई समिति है उसके सदस्य भी थे इसमें 3, तो 5 सदस्यों की समिति थी ये। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको किसी भी पद पर नौकरी दिला दी, मान लीजिए मैंने आपको पटवारी बना दिया, तो अब आप बताइए दोस्तों, अगर आप पटवारी बन चुके हैं मेरी सहायता से, तो अब मैं आपको कभी कोई छोटा कुछ काम बताऊंगा तो आप मुझे मना नहीं कर पाओगे ना। तो उसी से क्या है कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा था, संविधान के खिलाफ जा रहा था ये, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसे मानने से मना कर दिया गया। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है आपके पास एनजेएसी के बारे में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये कब आया था? 99वां संविधान संशोधन 2014 के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और वर्तमान में क्या चल रहा है? कॉलेजियम पद्धति, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वह मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करके हैं, यानी न्यायाधीशों के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यह है हमारा कॉलेजियम पद्धति। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में मैंने जैसा बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ही न्यायाधीशों का गठन करते हैं। दूसरी चीज़ है मूल संविधान जो है दोस्तों, उस समय 1+7 जो है वह न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ये था मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाता है मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या, तो आपका जवाब होगा 1+7 यानी 8, एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार दोस्तों 1956 में 1+9 यानी 10 हुए, 1960 में 1+12 यानी 1+12 13 हुए, 1977 में 1+17 यानी 18 हुए, 1986 में 1+25 यानी 26 हुए, 2009 में 1+30 यानी 31 हुए, और वर्तमान में 1+33 यानी 34 न्यायाधीश हैं। आपको इनमें से दोस्तों 2 ही याद रखने हैं, महत्वपूर्ण ये है। एक तो पहला मूल संविधान में कितना था? 1+7। ये सब आपके ज्ञान के लिए है दोस्तों, जिससे आपको कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं हो। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे सकें। लेकिन पहली और दूसरा जो है वो आपको जरूर याद रखना है। पहला, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 यानी 8, और वर्तमान में 2019 से वर्तमान में 1+33 यानी 34। तो ये संख्या बढ़ाई किसके द्वारा जा सकती है दोस्तों? ये संख्या जो है न्यायाधीशों की संख्या, ये भारतीय संसद जो है वो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इसे
बढ़ा सकती है, संसद द्वारा ये संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 125 के बारे में, आर्टिकल 125, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते। तो आर्टिकल 125 में हम दोस्तों बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि के द्वारा। और पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। केवल इमरजेंसी अगर कभी होता है दोस्तों, तभी इमरजेंसी अगर भारत में लगी हुई है तभी जो है वित्तीय इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो ही जो है वह वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, अन्यथा जो पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दोस्तों? 2,80,000 रुपये मासिक वेतन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दोस्तों? 2,80,000। 2 बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 मासिक वेतन है दोस्तों, ये वार्षिक नहीं है, ध्यान रखें आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो तो कटौती की जा सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 126 की। तो आर्टिकल 126 में क्या बताया गया दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो या विदेश यात्रा पर हो या अनुपस्थित हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है संविधान के दोस्तों? 126 में। आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश, यानी जब हमारे देश में या न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है, यानी गणपूर्ति या क्वोरम जो है वो नहीं बैठ रही होती है। यानी जब क्या होता है दोस्तों, एक गणपूर्ति या क्वोरम, जैसे कि मान लीजिए जब संसद के बारे में जैसे हमने पढ़ा, विधानसभा के बारे में, तो उसमें गणपूर्ति होती है 1/10, यानी उतने सदस्य होना आवश्यक है तभी उसकी कार्यवाही चल पाएगी। उसी प्रकार जब न्यायालय में कोई निर्णय होता है तो उसमें एक बेंच बनती है 4 या 5 न्यायाधीशों की। अगर उसकी गणपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है किसी चीज़ को लेकर तो उसमें तदर्थ न्यायाधीशों यानी अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति या क्वोरम कम हो तो तदर्थ यानी अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से की जाती है, इसलिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी सलाह ली जाती है। तो दोस्तों जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होती है तो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और वह नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और वह किसकी सलाह लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? जिन राज्यों से, जिन राज्यों के उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश लिए जा रहे हैं वह उस मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर लिया जाता है निर्णय। यानी इसमें निर्णय किसका होगा? संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी सलाह देंगे, तब जाकर राष्ट्रपति की सलाह पर ये नियुक्ति होगी। अब दोस्तों तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनके वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार मिलता है। आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि संविधान का अनुच्छेद 127 क्या बताता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और ये नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति के साथ साथ किसकी सलाह और ली जाती है? जिन संबंधित राज्यों से, उच्च न्यायालयों से उन न्यायाधीशों को लिया जा रहा है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 128 अनुच्छेद 128, सर्वोच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति।
यानी सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 128 में। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके पास ज्ञान है उसका उपयोग करने के लिए उन न्यायाधीशों की उपस्थिति ली जाती है, उनका उपयोग किया जाता है, कुछ समय के लिए उन्हें नियुक्ति दी जाती है, कार्यवाही में बुलाया जाता है उन्हें। तो ये किसमें बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 128 में। यानी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अगर बात करें उपस्थिति की तो वो किसमें दिया गया? अनुच्छेद 128 में। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में बताया गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसमें दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, जिसका प्रयोग स्वयं या अन्य अधीनस्थ न्यायालय अपने गवाह या साक्ष्य के रूप में करते हैं। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ दिन प्रतिदिन की जो भी कार्रवाई होगी उसका लिखावट होगी, उसको लिखा जाएगा, और वो जो लिखावट होगी या जो डिसीजन लिए जाएंगे वह एक नज़ीर के रूप में रखे जाएंगे। जब भी कोई उस अदालत में या उससे निचली अदालतों में कोई उसी प्रकार का केस होगा तो वह उसका जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं उसका नज़ीर के रूप में कि उस जो केस था उसमें यह डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा उसके अनुसार उसका डिसीजन लिया जा सकता है अगले केस में। यह कहलाता है अभिलेख न्यायालय। यानी यहाँ के जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई है उसका अभिलेख किया जाता है, इसलिए अभिलेख न्यायालय कहलाता है। और ये दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 129 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 130 की। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर भी सुनवाई कर सकता है। एक बार हैदराबाद व एक बार कश्मीर जाकर सुनवाई करी है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में उपस्थित है, आपको पता है, लेकिन वह बाहर जाकर भी सुनवाई कर सकता है, जैसे कि एक बार हैदराबाद तो एक बार कश्मीर जाकर सुनवाई कर चुका है। ये किसमें बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 130 में। अब बात करते हैं हम दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है दोस्तों एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी वे बात जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है वह एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, भारत सरकार बनाम राज्य सरकार विवाद, राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार विवाद, कई राज्य सरकार बनाम भारत सरकार। तो इस तरह के जो केस होंगे वो सीधे किसके न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे? सीधे सर्वोच्च न्यायालय के। इस तरह के केस उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही आएंगे। लेकिन नदी के पानी संबंधित जो विवाद है दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। यानी दो राज्यों का अगर नदी जल विवाद चल रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आएगा, वह उच्च न्यायालय में ही चलेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति से चुनाव की बात हो या दो सरकारों के मध्य की बात हो, कई राज्य सरकारें और भारत सरकार के मध्य की बात हो, तो वह सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नदी के पानी संबंधित विवाद जो है क्या वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आपका उत्तर होगा उस पर नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वे वाद या मुकदमे जिनमें सुनवाई का अधिकार सीधा सुप्रीम कोर्ट व सीधा हाई कोर्ट से भी हो सकता है, यानी दोनों कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों कार्रवाई कर सकते हैं जिन पर लाया जा सकता है, जिनमें मुकदमे, वह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का हनन दोनों प्रकार के कोर्टों में जा सकता है। समझे दोस्तों आप? तो पहला तो हो गया आपका एकमेव अधिकार वाले, जिनमें कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जिस प्रकार जो केस आ सकते हैं वह एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए। दूसरा आ गया समवर्ती, जिसमें कि दोनों प्रकार के कोर्ट में जो है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में जो वाद आ सकते हैं वह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ गए। इस प्रकार आ गया दोस्तों तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत 4 प्रकार की अपील सुनता है: संवैधानिक अपील, दीवानी अपील,
यानी जो संपत्ति से संबंधित विवाद है वह दीवानी अपील में आते हैं। फौजदारी अपील, लड़ाई झगड़े से संबंधित विवाद, विशिष्ट अपील, जनहित याचिका, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ये भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में। जो अपीली क्षेत्राधिकार हैं वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिनमें कि संवैधानिक अपील है, दीवानी अपील है, फौजदारी अपील है, विशिष्ट अपील है, जनहित याचिका है, तो वह अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। उसके बाद है दोस्तों पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी, जब सुप्रीम कोर्ट अपने या अधीनस्थ कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, इसका मतलब ये उसका पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है। कई बार दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आप दोस्तों न्यूज़ ढंग से सुनते हैं या समाचार पत्र डेली पढ़ते हैं, तो आपका जो ज्ञान है वह काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑब्जर्व करने में आसान हो जाएगा। आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूज़ ज़रूर देखें, अखबार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार की बात की, तो कुछ ही दिन पहले जो रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके कुछ देर बाद ही अगले दिन ही पुनर्विचार याचिका दायर हुई, और जो पहले निर्णय हुआ था कि रथ यात्रा नहीं होगी, अगले दिन निर्णय आया कि रथ यात्रा होगी लेकिन कुछ नियमों के तहत होगी। तो इस प्रकार पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने या अधीनस्थ कोर्ट द्वारा लिए गए किसी फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ये मतलब ये उसका पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है। अब बात करते हैं दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श भी दे सकता है। आर्टिकल 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्न के विषय में सुझाव मांग सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश, उससे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्न के विषय में सुझाव मांग सकता है। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। न तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है और न ही सर्वोच्च न्यायालय उसे मानने के लिए बाध्य है। अब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता मैं बताता हूँ आपको। पहला, भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। पहला तो हो गया दोस्तों भारत का नागरिक हो। दूसरा है एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या इसके अलावा या तो उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या वह 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। यानी 10 वर्ष का उसका अधिवक्ता का अनुभव हो उच्च न्यायालय में, तो भी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। या है दोस्तों ये, या तो 5 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव हो या 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो उच्च न्यायालय में, या इसके अलावा तीसरी एक और है कड़ी, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत अधिवक्ता हो। यानी राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत अधिवक्ता हो, तो भी विधिवक्ता हो, तो भी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं शपथ की। तो शपथ जो है दोस्तों, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेगा वो, और कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने जो त्यागपत्र हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अन्यथा उनका 65 वर्ष की आयु तक अपना पद पर बने रह सकते हैं। पद से हटाना, जब दोस्तों पद से हटाने की बात आती है तो बात आती है सिद्ध व कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार हटाया जा सकता है। यानी दोस्तों जब ऐसा हो कि न्यायाधीश असमर्थता दिखाई दे रही हो न्यायाधीश की, या संविधान का जो है वह उल्लंघन हो रहा हो, कोई कदाचार सिद्ध हो गया हो, तो
जो 1968 का हमारा अधिनियम है, न्यायाधीश जांच अधिनियम, उसके अनुसार उन्हें हटाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया जैसी अभिक्रिया होती है, हालांकि उसे महाभियोग नहीं कहते हैं, वैसी अभिक्रिया चलाई जाती है। उसमें राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 50 और लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों की जो है वह सहमति आवश्यक है। आरोप जिस भी सदन में लाया जाए उस सदन के अध्यक्ष या सभापति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये हो गई कि सदन में जो है वो प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम राज्यसभा में 50 सदस्य हों या 100 सदस्य जो है लोकसभा में हो। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य होने चाहिए वहाँ के। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है पहले तो वहाँ के 100 सदस्य की सहमति होना आवश्यक है। अब प्रस्ताव आ गया तो उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना किसके ऊपर है, वह है सभापति या अध्यक्ष जिस भी सदन में लाया गया है उसके ऊपर है। अगर वह उसे अस्वीकार कर देता है तो वह जो लाया गया है प्रस्ताव वह वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जैसा कि जस्टिस मिश्र के लिए आया था अभी कुछ समय पहले ही, तो वह प्रस्ताव जो उस समय के जो सभापति थे राज्यसभा के, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वह वहीं पर समाप्त हो गया। यदि सभापति स्वीकार कर लेता है, अगर मान लो दोस्तों स्वीकार कर भी लेता है अगर सभापति, तो उसके बाद क्या होता है, 3 सदस्यों की जांच समिति बनती है, वह जांच होती है। यदि आरोप साबित होते हैं तो दोनों सदन विशिष्ट बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, तो उस न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि भारत की न्याय व्यवस्था को देखते हुए कि भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों प्रक्रिया एक तरीके से जो महाभियोग है उसी तरह की प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग से जैसी है, लेकिन महाभियोग नहीं है दोस्तों ये। वही राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा तो 50 सदस्यों की अनुमति चाहिए। अगर लोकसभा में प्रस्ताव जा रहा है तो 100 सदस्यों की अनुमति चाहिए। उसके बाद सभापति को स्वीकार करना आवश्यक है। अगर सभापति स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्यों की जांच समिति बनती है। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत के पारित होने पर जो राष्ट्रपति है उनके पास उस न्यायाधीश को हटाने का अधिकार आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों वीर राधास्वामी जो हैं वो पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनके खिलाफ सबसे पहले सिद्ध व कदाचार का अभियोग चलाया गया था 1993 में। उसके बाद दोस्तों दूसरा सौमित्र सेन 2011 पश्चिम बंगाल। उसके बाद दोस्तों तीसरा पीडी दिनकरन 2011 सिक्किम में चलाया गया, लेकिन किसी को भी जो है इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया। अब दोस्तों याद रखने वाली बात एक और मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय भी यही अभिक्रिया अपनाई जाती है न्यायाधीश को हटाने के लिए। सेम प्रक्रिया है उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की। अब बात करते हैं कुछ हम जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, भारत के श्री H.J. कानिया जी। यह है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगर प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह K.G. बालाकृष्णन प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अगर बात करें आगे की तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया, तो वह है दोस्तों Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, केदारनाथ रे का, जस्टिस केदारनाथ रे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी नहीं बनी है, तो पहली महिला न्यायाधीश जो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। प्रथम सिख समुदाय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह हैं J.S. खेहर, जस्टिस J.S. खेहर। और वर्तमान में कौन है दोस्तों,
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े। जस्टिस बोबड़े दोस्तों अभी जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये चैप्टर, और बहुत बिल्कुल हमने लगभग सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है इसमें आपके। अगर दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।